जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त परीक्षा के लिए 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है ये सेशन। इसका प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिए जा करके। अभी हम लोग करने वाले हैं वो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो अति महत्वपूर्ण है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में अभी तक मैंने पहला करा दिया है, आज जो करने वाले हैं हम लोग दूसरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में देखिएगा, पहला जो सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का था। ये सामान्य हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या बन रहा है। क्वेश्चंस आपका पहला कह रहा है क्या इसमें सामान्य हिंदी में, देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए क्या होगा कुएं का मेढक, मतलब क्या बताएंगे। सीमित ज्ञान, मतलब वो उतना ही जानता है कि जो संसार है ये इतना ही बड़ा है, इस कारण कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। देखिए आगे क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसे जाना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अज्ञेय। आंसर सी बताएंगे अज्ञेय। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई, तो आंसर बताएंगे क्या हो जाती है, शांत हो जाती है ना। आंसर सी बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है, वो कौन है सही, देखिए और बताइए ऑप्शंस में क्या होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी आपका गगनचुंबी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पर्यायवाची बताना है, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है। बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो आंसर्स बता देंगे। अमृत का पर्यायवाची पीयूष होगा, आंसर्स डी करेक्ट होगा पीयूष। आगे देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ को बताता है। बताइए क्या होगा अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो आंसर्स बताएंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है ना, आंसर सी करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय को हमें ढूंढना है। तो प्रत्यय क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो कोई भी शब्द के लास्ट में जुड़ के उसका एक नया ही शब्द बनाता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है दोस्तों, है ना। तो इसमें देखिए सजावट लिखा गया, आप खुद सोच के देखिए या वट होगा या आवट होगा, तो आप बताएंगे आवट होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे कह रहेंगे प्रत्यय शब्द में सही उपसर्ग का हमें चयन करना है। ये जो शब्द है इसी में उपसर्ग, उपसर्ग आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट बताए हैं कि उपसर्ग जो है पहले लगता है दोस्तों, है ना पहले। ठीक है तो आप खुद देखिए कि प्रत्यक्ष में हमें बताना है, प्रत्यक्ष में सही उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति। प्रति बन रहा है ना, तो आंसर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिएगा कह रहा है कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा मुनिंद्र का, तो आप बताएंगे मुनि और जोर इंद्र, आंसर्स क्या होंगे करेक्ट आंसर ए बन जाएंगे आपके। चलिए आगे क्वेश्चन बताना है, कह रहा है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। आलोक का विलोम बताइए कौन सा है इसमें, तो आंसर्स बताएंगे अंधकार है, आंसर्स सी बताएंगे अंधकार। निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, बताइए कौन है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण, तो आंसर बताएंगे अक्ष और त्र, ये दोनों जो है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, आंसर डी होगा आपका। घर आंगन किस समास का उदाहरण है। घर आंगन जो है यह किस समास का उदाहरण है, देखिए ये हाइपन से आप समझ सकते हैं कौन सा समास है बताइए, आंसर वो बताइएगा तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका जो उत्तर पद जो होता है और अंतिम पद आंगन की प्रधानता है, जैसे घर का आंगन, है ना। साड़ी का बहुवचन बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा ऑप्शंस में, तो आंसर्स बताएंगे साड़ियाँ। करेक्ट आंसर्स ए बनेगा आपका दोस्तों। देखिए मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है, बताइए कौन सा निपात है, तो आंसर्स बताएंगे इसमें बलदायक निपात है। कैसा है बलदायक है, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। देखिए मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी क्या है बलदायक निपात है, क्योंकि बलदायक या फिर सीमा बोध निपात में तो है ना क्या क्या होते हैं, तो ही तक पर, है ना, और सिर्फ केवल भी इस कब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी का था तो इस कारण आंसर डी बनेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है, बताइए कि कुल कितना है संख्या, तो आंसर्स बता देंगे कुल संख्या है 9, आंसर्स हमारे डी करेक्ट होगा।
रौद्र रस का जो है अस्थाई भाव क्या है? बताइए, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्रोध है। क्या है? क्रोध है। बताइए, छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहेंगे? चरण कहेंगे। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी, चरण। वर्ण, मात्रा, गति, यति आदि में नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं छंद। करेक्ट आंसर्स बी बनेंगे, उसे कहते हैं छंद। बीती, विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है? इसमें कौन सी अलंकार है? तो आंसर्स देखेंगे, इसमें आ रहा है आपका रूपक अलंकार। करेक्ट आंसर्स सी बताएंगे। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो आप देख रहे हैं 3 3 बेर बेर खाती खाती, ये देख रहे हैं ना, ये एकदम से मिल रहा है, तो ये कौन से अलंकार उसको बोलते हैं हम लोग? तो आंसर्स बताएंगे, उसे बोलते हैं यमक अलंकार, है ना, जो शब्दों की पुनरावृत्ति हो। तो आंसर्स हमारा डी करेक्ट बनेगा। आगे बताइएगा, कह रहा है पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सी अलंकार है? तो आंसर्स बता देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार है। कह रहा अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलियानो, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी। युक्त पंक्ति में हमें अलंकार ही बताने हैं, तो इसमें कौन सी अलंकार दिख रही है? वो है हम लोग का उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए, मखमल के झूले परे हाथी सी टीला में कौन सी अलंकार है? बताइए, इसमें कौन सी अलंकार है? तो आंसर्स बताएंगे, इसमें है उपमा अलंकार भी, इसमें भी है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा। देखिए, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है में कौन सा वाच्य है? बताइए, कौन सा वाच्य है इसमें? तो आंसर्स बता देंगे, इसमें वाच्य है कर्म वाच्य। इसके द्वारा लगाई जाती है तो रेखा के द्वारा, है ना, तो इसका आंसर्स क्या बन जाएंगे? कर्म वाच्य होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा गद्यांश पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी, दक्षिण में हिंद महासागर इसका चरण पकड़ता है, पश्चिम में कक्षीय खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल बहार इनकी पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो आंसर्स बता देंगे, हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों को, ये सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। तो आंसर्स डी बनेगा हम लोग का। देखिए, आगे जो सेक्शन आता है वो सेक्शन है जनरल इंग्लिश का। देखिए, जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। तो इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? इसका मतलब होता है अपने भावनाओं को सब पर जाहिर करना, है ना, अपनी भावनाओं को सब पर जाहिर करना। तो आंसर्स कर क्या बनेगा? तो आंसर्स इसका बताएंगे, मेक वंस फीलिंग एप्रियंट। करेक्ट आंसर्स सी बताइएगा। फिल अप द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स। क्या है? शेक्सपियर डैश दिस प्ले। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे रोट दिस प्ले। करेक्ट आंसर्स सी बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है द डैश ऑफ म्यूजियम शोड अस सम एंशिएंट क्वाइंस। आंसर्स क्या बनेंगे इसमें? आंसर्स बन जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट मीन्स ऑफ द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। हमें क्या बताना है? इसका मतलब जो ग्रुप के वर्ड में दिए गए हैं। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे इसके? आंसर्स बताइएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिलॉजी।
है ना। एपिलॉजियो मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है नाटक का उपसंहार करना, है ना। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है, मतलब इसके वर्ड पे ये जो वर्ड्स लिखा गया इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच contains the grammatically error from the given options। क्या है हमारे पास, the road was blocked since it was in repair। देखिए यहाँ पे क्या गलत है वो हमें बताना है, कौन सा तो गलत है, तो आप बताओगे इन रिपेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आंसर बी करेक्ट होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, इन रिपेयर नहीं बल्कि अंडर रिपेयर का प्रयोग है यहाँ पे, क्या होगा अंडर रिपेयर का, इन की जगह पे क्या होगा, तो आप बताओगे अंडर का उपयोग होगा। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट डैश। आंसर क्या बताइएगा, द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। आंसर ए करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आइए देखते हैं क्या है, माई ग्रैंडफादर वॉज अ फार्मर एंड ही डैश 3 acres ऑफ लैंड। आंसर क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा कल्टिवेटेड। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। कल्टिवेटेड मतलब होता है खेती करना, फसल उगाना, है ना। देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके ये देख लेते हैं हम लोग वॉइस को बनाकर। कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है, द मोस्ट रिसेंट स्टडीज ऑन द ह्यूमन बॉडी आर लाइकली टू अल्टर द फेस ऑफ हेल्दी साइंसेज। तो आंसर इसका क्या बताएंगे, आंसर जस्ट इसके सामने दिया हुआ है दोस्तों, यही करेक्ट होगा। द फेस ऑफ हेल्थ साइंसेज इज लाइकली टू बी alerted by the most recent studies on the human body। आंसर हमारे करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आशा वाज डैश मेड ऑफ फूल बाय हर फ्रेंड। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे डिलिबरेटली। आंसर्स करेक्ट आंसर्स हमारा सी बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ करके, है ना। कह रहा है क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। आइए वॉइस को बनाते हैं, यू नेवर हियर ऑफ अ ह्यूमन बिलियनियर्स। तो बताइए इसका क्या बनेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसका बनाएगा कि अ हैप्पी बिलियनियर्स इज नेवर हेड ऑफ। आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शंस नंबर डी बताइएगा। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज नो 6 months डैश लिव। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे मैटरनिटी। करेक्ट आंसर्स बी बताइएगा मैटरनिटी। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इजिप्टियंस डेवलप्ड वेज टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश। तो आंसर बताएंगे डिकाइंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, मतलब कि धीरे धीरे नष्ट होना या फिर सड़ा गला देना। अगला क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है द मैन फेल्ट एक्सूटेड आफ्टर क्लाइंबिंग अ डैश ऑफ स्टेयर्स। तो आंसर्स बताएंगे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। आंसर्स ए करेक्ट होगा आपका, सीढ़ियों के क्रम या फिर क्या बोलते हैं उसको, सोपान के क्रम पे चढ़ना, है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कह रहा है बिसाइड्स हैविंग अ गुड academic record, it is important that you learn how to face an interview with dash and self confidence। तो आंसर्स बताएंगे ही सेज। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसका मतलब होता है बिना किसी कठिनाई के आसानी से होता है ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम दिस फाइंडिंग वी कैन डैश दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे इनफर। करेक्ट आंसर्स बी राइट आंसर होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फाइन, पिक आउट द हमें फाइनाइट करना, फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं आइए देख लेते हैं। नो बडी कुड इंटर द बर्निंग हाउस टू ड्यूज द रेनिंग फायर, रैंगिंग फायर। तो आंसर्स क्या बताएंगे इसमें बताइए, फाइनाइट वर्ब्स हमें बताना है, तो फाइनाइट वर्ब्स जो हो जाएंगे हमारे वो होगा करेक्ट आंसर बी, कुड इंटर होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा।
फिर एक और क्वेश्चन है, हमें बताना है फाइनाइट वर्ब्स ही बताना है। देखिए सेंटेंस क्या है, दे स्टूड अप द सैल्यूट अनफर्लिंग नेशनल फ्लैग। तो आंसर इसमें क्या बनेंगे, आंसर हमारा स्टूड करेक्ट होगा यहाँ पे, फाइनाइट वर्ब। आगे देखिए, वेट व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइपन इन द सेंटेंस। हाइपन का पर्पस क्या होता है बताइए। तो हाइपन का पर्पस आप बताएंगे, टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। करेक्ट आंसर सी बताइएगा, यही ना हाइपन है। आगे देखेंगे, कह रहा है विच वन इज सिंबल ऑफ सेमीक्लोन। बताइए कौन है सेमीक्लोन का। तो आंसर बता देंगे, ये है ऑप्शन नंबर डी। और इसे क्या बोलेंगे, तो इसे क्लोन बोलेंगे, और इसे फुल स्टॉप, और इसे क्वेश्चन मार्क बोलेंगे। देखिए आगे, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस गिवन बिलो। क्या है, सी होप्स टू सक्सीड। हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताने, बताइए क्या है इसमें। तो आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर सी होगा। सक्सीड जो है आपका क्या है दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ऑप्शन नंबर सी सक्सीड जो है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो क्या है, हम लोग का गणित। देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर का आयतन कितना है, 770 घन सेंटीमीटर है। इसका आधार की परिधि कितने है, 22 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल हमें बताना है, जब पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलेंडर का आयतन दिया हुआ है हमारे, सिलेंडर आयतन मतलब कि बेलन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें कह रहा है आधार की परिधि, मतलब ये दिया हुआ है कितना हमारे पास, तो 22 दिया हुआ है। यहाँ से क्या हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं हम लोग त्रिज्या को। देखिए 2 पाई r बराबर दिया हुआ हमारा 22, ठीक। 2 से काटेंगे 11 टाइम में काटेंगे, r इक्वल हो जाएगा 11/22 और ऊपर चला जाएगा 7, क्योंकि पाई को हम लाए हैं। तो 11 से काटेंगे 2, यानी 7/2 हमारा क्या आ चुका है, त्रिज्या। अब बताइए, जब आयतन हमारे पास दिए हुए तो हम यहाँ से h को फाइंड कर लेंगे ना। तो आइए, आयतन, बेलन के आयतन होते क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो 770 दिया हुआ है, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 होते हैं, और इसका 7/2 दिया हुआ है आर का वैल्यू, है ना। और गुने एच का हमें फाइंड करना है 770। अब चलिए इसे हम लोग काटते हैं, इसे काटेंगे तो 11 टाइम में कटेगा, ये 7 से 7 कैंसिल होगा, और ये 7 से 11 टाइम में कैंसिल होगा, है ना। 11 से ये 10 टाइम में कैंसिल होगा, मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इससे मल्टीपल होगा 20। h की वैल्यू कितनी आ गई हमारा, 20 आ गया। अब चलिए हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा बेलन का। तो आप बता दोगे कि 2 पाई r h होता है। तो 2 पाई r h होता है, 2 और गुने 22/7, r की वैल्यू 7/2 आ गई है, और h की वैल्यू हमने 20 निकाला है। 7 से 7 काटिए, 2 से 10 काटिए, और तो कोई कटने वाला है नहीं, तो आप गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44, और इसमें 10 से गुणा करेंगे 44 तो होगा, और एक जीरो भी होगा, मतलब वक्र क्षेत्रफल हमारा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शंस कौन से बन जाएंगे बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन आपके कह रहे हैं क्या, कि 14 सेंटीमीटर मतलब 14 भुजा वाले एक बहुभुज की सभी आंतरिक कोनों के मापों का मान क्या होगा, ये बताना है, योगों का मान कितना होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि भुजा जो है वो 14 वाला है, ठीक है। यहाँ पे आइए, भुजा कितना है, हम x ले लेते हैं, वो कितना है, 14 वाला भुजा है। सभी अंतः कोणों का माप जो होता है, ये याद रखने होंगे आपके फॉर्मूला, x-2 मतलब n-2 इंटू 180 होता है, ये होता है। जिसमें आपके पास दे रखा है x का वैल्यू कितना, 14, तो बस रखिए यहाँ पे 14 में से 2 और गुने हो जाएंगे 180, घटाइएगा तो 12, 12 में 180 से कर दीजिए, तो 12 और 18 में गुणा करेंगे कितना हो, 18 से 36, और 18 एकम 18, 18 3 21, और एक जीरो, मतलब कितने आ जाएंगे 2160। आइए 2160 डिग्री कौन से है ऑप्शन नंबर, तो आप देख रहे होंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें क्या, 4 ना 4 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4y को प्राप्त करने के लिए 5 इंटू 2x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं, क्या इसमें जोड़ा जाना चाहिए। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 4 जो भी हमारे पास दिया है 2x और माइनस 3y प्लस हो जाएंगे 5 इंटू एक्स प्लस 4y, माइनस कर देंगे इसमें 5 इंटू 2x और माइनस वाई,
क्योंकि इसमें हमें क्या जोड़ना है वो बताने के लिए। तो ये घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या जोड़ना है। तो इसे गुणा करिए, 4 दूना 8x हो जाएगा, माइनस 4 3 12y हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 4 पचे 20 हो जाएगा, 20y, माइनस 5 दूना 10x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 5y। अब देखेंगे यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी, ये तीन का कंप्लीट करेंगे पहले हम लोग, फिर इस x को, फिर s और इस x को। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पहले प्लस में। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 में से 10 जाइएगा तो 3, ये x हो जाएंगे, और ये 12 माइनस में है, और ये आपके प्लस, ये भी प्लस, मतलब 25 में से 12 घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 13, मतलब प्लस में आप लिखोगे 13y, है ना। तो हमारे पास आ कितने गए हैं, 3x प्लस 13y, इसी को हम लोग उसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बनेगा। तो आइए देख लेते हैं 3x प्लस 13y किसमें है, 3x प्लस 13y, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, करेक्ट आंसर बी। कह रहा है प्रतिवर्ष 15% की संकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है, ये हमें बताना है। अर्धवार्षिक है मतलब रेट को आधा कर देंगे, तो 15/2 काटिए इसको तो 7.2 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है एक साल में 2 गो अर्धवार्षिक होगा, तो इसी के समतुल्य हम लोग जब रखेंगे 7.5 होगा, तो 7.2 नहीं 7.5, तो इसको जो है हम लोग ब्याज जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखिए कितना सिंपल बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा रेट है 7.5 प्लस 7.5, और यहाँ पे प्लस होगा 7.5 और गुन्ने 7.5, मतलब ए भी फार्मूला पे सीधे बना देंगे हम लोग, है ना। इसे सॉल्व करिए, 7 साढ़े 7 कितने हो जाएंगे टोटल 15, प्लस इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 75, और 75 में अभी पहले गुना करिए, अब डेसिमल को पहले भूल जाए, ठीक है। तो आप कितने करेंगे 56 और 25, आपके डेसिमल आ जाएंगे यहाँ पे, और ये 100 तो अभी रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इसे भी डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा ना 5 के आगे, तो आप बताओगे 15.5625 आ जाएगा, है ना। अब इस दोनों को इंक्लूड करिए तो कितने आ जाएंगे, तो आप 15.56 बताइएगा, तो 15.56 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपको एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर एक, करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। कह रहा है यदि 4x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4 है तो x का वैल्यू हमें बताना है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है और सिंपल है। 4x, ठीक है, 4x रखिए, -3 -3 माइनस 2x माइनस और प्लस में गुणा करेंगे -1 बराबर 4 है। अब देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं, ये 4x है, ये 2x है, घटाइएगा कितने आ जाएंगे 2x आ जाएंगे, ठीक है। ये माइनस में है, ये माइनस में, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो यहाँ माइनस का सिंबल होगा बट यहाँ पे प्लस करेंगे, इक्वल 4 होगा। ये देखिए ये माइनस में है, क्या इधर भेजेंगे नंबर को नंबर के पास, बिल्कुल आप भेजिएगा। तो 4 घटाव में है तो उधर जाके जुटेगा, यानी x की वैल्यू आप बता दोगे कि 8, और ये गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा, इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, राइट आंसर ए। कह रहा है 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है। आइए देख लेते हैं वो छोटी सी संख्या कौन सी है जो 41 से विभाज्य है। आइए 5 अंकों की छोटी सी संख्या, तो पहले 5 अंकों की छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो हमारा 5 अंकों की छोटी संख्या बस 41 से इसे डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितने टाइम्स में, 2 टाइम में, कितने 82 हो जाएंगे, इसमें से घटाइए कितने 18, ये 0, ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 164 होंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 116, ये कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1 2 3, इसमें से घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा 37, रिमाइंडर कितने आ गए 37 आ गया। तो इस 37 को हमें करना है किसमें, तो 41 से घटा देना है, 41 से 37 को घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास 4 आएंगे। मतलब कि सीधे हम करेंगे कि जितने भी हमारे 5 अंकों की छोटी संख्या थी इसमें बस इंक्लूड कर देना है इन दोनों का डिफरेंस कितना था, तो वो हमारा 4 था, इसको इंक्लूड कर देंगे तो कितना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा आपका। है क्या कि एक व्यापारी ने अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो व्यापारी कितना प्रतिशत का लाभ होगा ये हमें बताना है। देखिए हम सपोज कर लेते हैं 100 रुपया उसका क्या है अंकित मूल्य है, लेकिन वो कह रहा है कि 45 अधिक कर देता है, तो जब हम क्रय मूल्य 100 ले लेते हैं इसको, ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 रुपया, तो हमारा मार्क प्राइस कितने हो जाएंगे
तो आप बता दोगे कि हमने 45 रुपये एक्स्ट्रा कर लिए उसमें, तो 145 हो जाएगा, क्योंकि 100 है तो उसके 45% 45 होगा। अब कह रहा है क्या, जब 145 हमारा अंकित मूल्य है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य किस पे निकालेंगे, तो हम मार्क प्राइस पे निकालेंगे। 145 और गुने हो जाएगा हमारा, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 20, यानी हो जाएगा 80 और बट्टे 100 होगा। इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और भी काट दें, 2 से 4 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 5 से काटिए इसे, 5 से 2 टाइम में, 5 नम्मा, यानी 29 और 4 में गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 29 और गुने 4 29 और गुने 4 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 116, 116 रुपया आपका क्या आ गया है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग ने सपोज करा था, 100 रुपया लिया था ना, तो देख रहे हैं ना कितना रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपया का। किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। किससे हो रहा है, 100 से हो रहा है। 16 से 16 कैंसिल, यानी कितना प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हुआ, 16%। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, 16%। आगे देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम प्राकृत, तो आपको पता होगा कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो आप बताओगे जीरो नहीं हो उसमें, है ना, मतलब एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। कहाँ तक जाना है, 50। तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/n होता है, 1/n इनटू होता है n और +1 अपॉन होता है 2। बस ये फॉर्मूला है, इसे यदि आपको याद होंगी तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम, n कितने हमारे 50, 1/50 रखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे n है हमारे पास, n कितने हमारे पास 50। देखिए n +1 एक होता है, इंटू n होता है, अपॉन 2 हमने यहाँ पे गलत थोड़ी लिख दिया, इंटू n होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू हमारा 50, 50 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। तो यहाँ पे हम लोग 51 लिखते हैं, ओके ना। इधर चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं 51, 1/50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 51 इंटू होगा 50, अपॉन में हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए इसे काटिए, जो कटने वाले होंगे आपसे, तो आप बताओगे कि ये 50 से 50 कैंसिल होगा, 2 सही से काटिएगा तो डेसिमल में आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएंगे ना, 2 2 जा 4 है ना। तो आपके पास कैरी 1 आएगा, 2 5 जा 20, और ये एक और कैरी बचेगा 2 5 जा, यानी 25.5 आएगा हमारे पास। कितने आएंगे, 25.5। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यस ऑप्शन आपको डी दिख रहे हैं, करेक्ट आंसर्स बन जाएंगे आपके 25.5। आगे देखिए, कह रहा है यदि a + 2b बराबर कितने हैं, 27। अब कह रहा है a³ + 8b³ बराबर कितने हैं, 57, 27 है, मतलब 5427 है। तो 2ab का हमें वैल्यू बताना है। देखिए 2ab का वैल्यू के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले a³ + b³ वाला जो हमारा दिया हुआ है, a³ और +8b³ कितना दिया है, 5427 दिया है ना। अब देखिए, तो हमें क्या दिख रहा है, क्या a³ और b³ का लिख सकते हैं, और ये जो है ना दोस्तों, ये 27 का होल क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 27 का होल क्यूब, और इधर तो हमारा a³ + b³ यहाँ पे हम कर लेते हैं a + 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। ये तो लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, b को b और a को a लिख सकते हैं। अब देखिए a + b का होल क्यूब हो गया, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे a³ + b³ करिएगा तो 8b³ हो जाएगा, और +3ab है ना, 3a और हो जाएगा यहाँ पे 2b होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a + 2b होगा, है ना, इक्वल हो जाएगा 27 का होल क्यूब, यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो आप बताओगे कि 8q और 8b का होल क्यूब आपके पास आंसर दिए थे 24 27 दिए थे ना, तो बस हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 54 27 इसके जगह पे लिखेंगे। अब देखिए 3 2 जा 6 ए बी हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस में लिखेंगे 6 ए बी होंगे आपके पास, है ना। और यहाँ पे हमारे अंदर में रहेंगे क्या, तो आप बताओगे a + 2b, a + 2b का देखिए वैल्यू यहाँ पे दिया है, a + 2b का वैल्यू कितना है, 27 आपको पास दिया है, तो a + 20b यहाँ पे 27 लिखेंगे। यहाँ पे कितने हमारे पास 27 का होल क्यूब दिया हुआ है। ये हमारे पास जो ये इक्वेशन से एक निकल के आ रहा है, यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए दोस्तों 2ab का। यहाँ से 6ab से हमें 2ab निकालना है, मतलब यहाँ से 3 को हमें भेज देना होगा, कैसे करके, तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 है, यहाँ पे 1 है, क्या इससे हम लोग इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल इसे आप हटा सकते हैं। कितने, तो इसके पास 2 आ जाएंगे, है ना, क्योंकि 3 थे तो 2 हो जाएंगे, 1 कैंसिल हो गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, देखिए इसे हमें ब्रेक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कितने बन जाएंगे आपके 201, और प्लस हो जाएंगे 6ab इक्वल हो जाएगा 27 का आप होल स्क्वायर करोगे तो 729 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप बताएंगे 6ab
इक्वल हो जाएगा 729। 729 माइनस आप कर दो कितने, 201 करिएगा, ठीक है। तो 201 को आप घटाएंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 528। 528 आ गए कितने, तो 6AB इक्वल हमें कितना चाहिए, 3 से इसे आप डिवाइड करेंगे यदि डिवाइड होने वाला हो तो देखिए 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 2AB का वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए 528 के पावर आप 3 को भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 से काट के देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 7 जा 21 आएगा और 3 6 जा, तो आप देख रहे हैं 176 आ रहा है 2AB का वैल्यू, हमें 2AB का ही वैल्यू चाहिए 176। तो देखिए 176 कौन सी है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर ए है 176। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में कितना हो जाती है, 10,890 और 3 साल में कितना हो जाती है, तो आप देखेंगे 11,979 हो जाती है। तो राशि हमें बताना है कि कितना है। चलिए इसे हम लोग निकाल के देखते हैं कितना है। 3 सालों में मूलधन कितना हो जाता है, 3 सालों का मूलधन जो हमारे पास है, आइए निकाल के देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 2 सालों का 3 सालों का मूलधन, ठीक है ना। तो हमारे पास दे रखा है तो रखेंगे पहले कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया है 10,890 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। ये कितने सालों का है, तो 3 सालों का हम सपोज कर लेते हैं पीएम है। और 3 सालों का यदि ब्याज निकालिएगा तो किससे घटाएंगे आप, तो आप बताओगे 11,989 में से घटा लीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 1089 आ जाएंगे। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास जब इंटरेस्ट आ चुका है, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 1089 इंटू 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम, क्योंकि रेट हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 10,800, हमारे पास समय कितने हैं 1 है ना। तो इससे हम लोग गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 टाइम्स में कटेगा, इसे काटेंगे 10 टाइम्स में और इसे काटिएगा 1 0 से 1 0, मतलब रेट हमारे पास कितना आ चुका है, तो आप बता देंगे 10% आ चुका है, रेट हमारा 10 आ गया है। अब जब रेट आ गया है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना होगा कि ए इक्वल लिखना होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 होता है कि पावर हमें कितना 2 सालों के चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अमाउंट हमारे पास 10,890 है ना, इक्वल में प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है और ये हो जाएंगे कितने, रेट हमारा 10 है तो 10 और 1 110 और बट्टे 100 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 आप काट भी सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए इसे। अब आपके पास जो बचे हैं इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो 10890 और ये ऊपर गुणे हो जाएंगे किससे, तो 10 से हो जाएगा, मतलब सीधे 100 लिख सकते हैं, नीचे में गुणा हो जाएगा 121 से। इसे काटिएगा आप तो कितने टाइम्स में कटेंगे, ये 990 टाइम्स में कटेगा। तो आपके पास आंसर जो आएगा 9000 आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल निकल के कितना आ गया, तो 9000 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर में कौन सा है, यस ऑप्शन आप देख रहे होंगे डी करेक्ट हो रहा है आपका 9000। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 64 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन हमें बताना है। तो गोले का पहले आपको पता होना चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बताएंगे 64 पाई दिया हुआ है ना। पाई से पाई को कैंसिल करिए, 4 से काटिए, कितने टाइम में कटेगा, 16 टाइम में, यानी आर स्क्वायर इक्वल बताएंगे 16 का स्क्वायर रूट होगा, है ना, स्क्वायर हटेगा तो ये 4 का होता है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, तो त्रिज्या आ चुका है 4। जब त्रिज्या आ गया है तो गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चलिए 4/3 पाई की वैल्यू पाई ही रखो क्योंकि आंसर्स पाई में दिए हैं, और आर क्यूब मतलब 4 का 3 बार गुणा कर दो, तो 3 बार गुणा करने से क्या आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे, कोई कटने वाला ही नहीं। तो ये से भी कैलकुलेट कर लेंगे कितने आ जाएगा, 256 पाई अपॉन आ जाएगा 3, है ना। तो देखिए 256 पाई बटे 3 कौन सा है, 256, ऑप्शंस में कौन से है 256, एक ही दिख रहा है और वो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब में होगा क्योंकि आयतन है। अब देखिए कह रहा है कॉट 75 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बताएंगे 2 -
√3। तो हमें cot 15 का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि cot 15 का वैल्यू क्या आएगा। पहले तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसे जो ये 75 है, cot 75, इसे हम लोग tan के रूप में चेंज करना होगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस 75 इक्वल क्या यही रहेगा 2 माइनस √3, बिल्कुल रहेंगे। चलिए इसे इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए जस्ट इसके आगे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 15 डिग्री आ जाएगा, इक्वल कितना रहेगा 2 माइनस √3 रहेगा, है ना। अब इसे हम लोग tan को 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट 15 डिग्री, ठीक है। 1 अपॉन कॉट 15 डिग्री इक्वल हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब यहाँ से आप कॉट का वैल्यू निकालोगे, कॉट 15 डिग्री इक्वल कितने हो जाएंगे, कॉट 15 डिग्री ये तो आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि ये हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस √3। अब इसे रेशनलाइज कर लीजिए आप, परिमेयकरण, तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, 2 और प्लस √3 से गुणा हम लोग कर लेंगे, और ऊपर भी और नीचे भी सेम से करेंगे। चलिए इसे गुणा करते हैं, तो ऊपर में तो वही रह जाएगा 2 प्लस √3, नीचे हमारा दिख रहा है कि a प्लस बी और एक a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो आप बता दोगे कि ये 4 का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 का होल स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा ना, और 3 का करिएगा, √3 का करिएगा तो 3 ही रहेगा, मतलब 4 में से 3 घटेगा तो 1। आंसर आप सीधे बता दोगे, कॉट 15 बराबर आपके जो आ जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2, ऊपर तो प्लस ही रहेगा और √3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो आप बता दोगे कि 4 में से 3 घटाएगा तो 1 आएगा, मतलब 1 तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो आंसर हमारे हो जाएंगे क्या, तो 2 और प्लस √3। देखिए 2 और प्लस √3 कॉट 15 का 2 और प्लस √3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर ए है। क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1 अपन x का वैल्यू दिया है -2√3, तो x की पावर 5 और प्लस 1 अपन x की पावर 5 का मान हमें बताना है, इसमें से क्या होने वाला है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। ये x के पावर 5 प्लस 1 अपन x की पावर 5 पूछा गया है, तो पहले स्क्वायर निकालना होगा, फिर क्यूब, तब जाके 5 निकाल पाएगा। एक ही बार 5 आप निकाल सकते हैं, बट उसकी एक फार्मूला होती है, और वो यदि आप बताएंगे तो आप बोलोगे कि ये करेक्ट है या नहीं, तो इसलिए आपको बाई प्रोसेस हम दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी एक शॉर्ट फार्मूला भी होती है, आप बोलोगे तो वो भी मैं शॉर्ट वीडियो के तहत आपको बता दिया करूंगा, या फिर फार्मूला ही आपको दे दिया करूंगा, ओके ना। देखिए पहले तो हमें इस एक्स स्क्वायर के वैल्यू फाइंड करने होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -2 √3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ पे 2 इक्वल कितने हो जाएंगे, ये कैसे हो रहा है तो आपको बता दें दोस्तों। पहले यहाँ पे देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हमने फाइंड करा है ना। तो ये होता है आपके पास, मतलब कि फर्स्ट का होल स्क्वायर -2 होता है, तो यही जस्ट हमने करा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे पास, -2√3 का होल स्क्वायर -2 इक्वल कितने हो जाएंगे, तो इसे करिएगा तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएंगे, तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए। 12 में से 2 घटाइएगा तो हमारे पास आंसर्स जो आएंगे वो 10 आएगा, ये 10 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आंसर्स नहीं है आपके, ये किसका है, तो स्क्वायर का वैल्यू आया। अब देखिए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 10 आ चुका है, स्क्वायर की वैल्यू हम लोग याद रखेंगे कितना आ चुका है, 10। अब क्यूब का वैल्यू है, क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना, इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, और माइनस हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी, और हो जाएगा a प्लस बी। बस यहाँ पे रखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आपके पास -2√3 है, प्लस वाले का वैल्यू, बस इसको क्यूब कर लीजिए, -3 इंटू एक्स, 3 इंटू यहाँ पे क्योंकि ये x और x कट जाएगा तो 3 ही बच जाएगा, इंटू इसका वैल्यू भी 2 माइनस √3 दिया हुआ है क्या, क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया था 1 प्लस 1 अपन एक्स का वैल्यू -2√3 दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको क्यूब करिए तो कितने हो जाएंगे 8, 8 माइनस में, और 3 को करेंगे तो कितने आ जाएंगे √3, 8 के कितने हो जाएंगे 24, तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस में 24√3 और प्लस में हो जाएंगे 6√3। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, 24 में से 6 जाएगा तो माइनस में 18√3 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया, तो क्यूब का। ये किसका वैल्यू है, स्क्वायर का। ये सभी वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। चलिए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है हम लोग की 10, और क्यूब की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो हम लोग के पास -18√3 आ चुकी है।
अब निकालेंगे सीधे 5 का, वो कैसे आएगा तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं x प्लस एक्स अपॉन 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू यदि कर लेंगे हम लोग एक्स क्यूब और प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब से, तो ये हमारे पास क्या 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 5 नहीं आएगा। मतलब कि ये जो फैक्टर होते हैं इससे और इसका पावर जुड़ जाता है यदि गुणा किया जाता है, आपको पता होगा है ना, अल्फाबेट में ये होता है, तो पावर जुड़ जाएंगे मतलब 5 आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, तो आप बताओगे 10। इसका भी वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे दिखाया आपको, तो कितना है -18 और √3 है। चलिए इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 180, वो भी नहीं तो माइनस में √3 है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, है ना। चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितने रह जाएंगे, एक्स की पावर 5 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस हो जाएगा, इसका वैल्यू तो हम लोग के पास दिया है क्या, तो -2√3 दिया हुआ है, इसको रखेंगे और यहाँ पे -180 और √3 हो जाएंगे इसमें। अब देखिए इसे हमें इतना का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो हमारे पास माइनस में है, ये तो हमारे पास क्या है इधर माइनस और प्लस, तो आप बता दोगे कि ये हमारा प्लस में है, यहाँ से हम लोग उधर भेजेंगे, ये हमारा क्या है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको भेजिएगा उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे डिनोट करेंगे। जब प्लस में डिनोट करेंगे तो 180 पहले से माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब कि इसमें से 2 घटा लीजिएगा 180 में से, तो कितने हो जाएंगे 178 हो जाएगा, 178√3 हो जाएगा, वो भी कैसा, तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका 178 माइनस में आने चाहिए 178, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि पर 16% की वार्षिक दर से 2 सालों में प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो वह धनराशि हमें बताना है। देखिए जब रेट दिया हो ना तब बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। यहाँ पे रेट हमारे पास 16% है, 16% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप बताओगे 16 और बट्टे 100 लिख सकते हैं। चलिए इसे हम लोग काटते हैं, तो काटिएगा कितने आ जाएंगे, या फिर आप बाई ए बी रूल पे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप ए बी रूल पे हो जाएगा 16 प्लस 16 और प्लस हो जाएगा 16 गुने 16 बट्टे हो जाएंगे 100। इसे जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 16 और 16 32 हो जाएगा। इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है 256 और बट्टे में 100, मतलब डेसिमल यहाँ पे रह जाएगा 2.56, तो जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, टोटल 34.56% आ जाएगा हमारा रेट। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए है, यहाँ पे हमारे पास रेट आ चुका है इतना, है ना। अब जब हम यहाँ पे निकालेंगे, मूलधन निकालने की बात आ रही है, तो मूलधन के लिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप मूलधन बराबर सीधे आप लिखिए क्या कि हमारे पास पहले रेट 100 था, अब कितना बढ़ जा रहा है, तो वो 34.56 बढ़ जा रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, तो 134 हो जाएगा। सीधे हम रखेंगे किससे, तो इसे से 3364 से हमारा कितना बढ़ रहा है, बट्टे में 100 कितना बढ़ रहा है, तो वही 134.56 हो रहा है। बस इसे काट दीजिए, आंसर आपके सामने रहेंगे दोस्तों। ये डेसिमल को हटाएगा तो ऊपर में 100 चला जाएगा। चलिए तो इसे काटिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 और 00, मतलब हमारा प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना 2500 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट है। आगे देखिए, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं पाई का वैल्यू 22/7 है। देखिए जब अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो 2/3 तो रहेगा, पाई का वैल्यू क्या रखना है, 22/7 रखना है, 22/7 और आर, आर कितने हैं तो 21 है, 21 को 3 टाइम मल्टीपल कर दीजिए। चलिए इसको काटिए, तो ये 7 से कटेंगे कितने, 3 टाइम में, ये 3 से ये 3 कटेगा, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आप लिखोगे 22 दूना 44 और यहाँ पे गुणा कर देंगे 21 21 में 441, ये गुना करिए आपके पास आंसर रहेंगे। दोनों भी गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19,404 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 19,404 कौन सा है, ऑप्शन नंबर, और वो कैसा आएगा तो क्यूब में आता है क्योंकि आयतन है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है यदि ये हमारे पास दिया है, ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन की तरह दिख रहा है क्या दोस्तों, हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं, बहुत सिंपल तो दिख रहा है। इससे 19 को पहले इससे डिवाइड करिए, कितने हो जाएंगे, तो 19 से कम 19 है ना, तो इसमें से कितने बच जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे 1 और ये 4 आ जाएगा, तो 19 25 95 कर दीजिए, तो इसमें से घटाएगा कितने आ जाएंगे आपके पास, 95 में से ये घट जाएगा आपका 9
और ये तो कैंसिल, फिर 5 आ जाएगा 19 25 95, यानी कितने टाइम्स में कटे तो 1 टाइम्स, यहाँ 5 और यहाँ 5, मतलब 155 टाइम में ये तो पूरे कट गए। 155 लिख दीजिए। 155 माइनस है तो माइनस डालिए, इससे गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितने 155, इसमें से 55 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 आ गया। अब इधर कितना बचा हुआ है 29, इधर पहले लिखेंगे 100 और ये प्लस में है तो माइनस में भेज दीजिए 29 इक्वल ए हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 71, यानी आंसर से इसमें कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 1 मिस प्रिंट हुआ होगा, है ना, तो आंसर हमारा ए बन जाएगा आपका 71 होगा, मतलब आंसर आपके 71 आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर बराबर दिया है बी माइनस ए एक्स तथा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस सी बराबर डी हो तो निम्नलिखित में से कौन सी और डी के मान हो सकते हैं, है ना, इसमें से बताना है कौन सी और कौन डी का मान हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि सी और डी का वैल्यू क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है कि x बराबर b अपॉन एक्स माइनस ए, हम लोग यदि बोथ साइड क्या करते हैं दोनों तरफ x से भाग दे देते हैं, है ना, ये कैसे लिखे तो हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर था b माइनस ए एक्स, हमने बोथ साइड क्या किया ए से भाग एक्स से भाग दिया तो इस पे x रह जाएगा, इस पे x करेंगे तो ये x से एक x को काट देगा, इस पे करेंगे x से तो ये काट देगा, तो इस कारण हमारा ये ऊपर में बचा है। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर x से भाग दिए हैं तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि x माइनस हो जाएगा b अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा क्या तो ए हो जाएगा, वो भी कैसा तो माइनस में आ जाएगा। ओके ना, अब देखिए हम लोग बोथ साइड क्यूब कर लेते हैं, बोथ साइड क्या क्यूब, क्यूब कर लिए तो क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब, है ना, माइनस में हो जाएगा 3 ए बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएंगे ना। चलिए इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ही रहेगा ए क्यूब। चलिए इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएंगे हमारे पास एक्स क्यूब और माइनस में हो जाएगा बी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3b क्योंकि x और x तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इनटू हो जाएगा माइनस ए इक्वल हो जाएगा माइनस ए क्यूब। चलिए इसे आगे आप काटिएगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा बी क्यूब एक्स क्यूब और प्लस में हो जाएगा 3ab और प्लस ए क्यूब हो जाएगा, होगा ना, और इक्वल में हम लोग 0 रखेंगे। अब देखिए आगे हमारे पास क्या रहेगा, फिर से हम लोग लिखेंगे क्या कि एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब और प्लस सी इक्वल दिया हुआ हमारे क्वेश्चंस में ये डी, है ना, तो एक्स क्यूब और प्लस सी इक्वल रखेंगे डी अपॉन एक्स क्यूब रखेंगे, मतलब आप बताएंगे क्या कि एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन एक्स क्यूब और प्लस हो जाएगा सी इक्वल क्या हो जाएंगे 0 होगा। ये हमारा देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेंगे और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हम कर लेते हैं। अब एक और दो को बराबर जब करेंगे हम लोग, एक और दो को जब हम लोग बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक और दो को बराबर करते हैं तो एक्स क्यूब और माइनस डी अपॉन एक्स क्यूब और प्लस हो जाएगा सी इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस हो जाएगा बी क्यूब और अपॉन एक्स क्यूब और प्लस हो जाएगा 3ab और प्लस ए क्यूब, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास, d इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, और c इक्वल हो जाएगा 3ab और प्लस ए क्यूब, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, d इक्वल बी स्क्वायर, d इक्वल बी स्क्वायर कौन सा है, तो d इक्वल बी स्क्वायर जो है आपके पास वो कौन सा है, बी स्क्वायर नहीं दोस्तों बी क्यूब होगा ना, बी क्यूब, तो वो कौन सा दिख रहा है, देखिए ऑप्शंस में आंसर नंबर आपके दिख रहे होंगे ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। ऑप्शंस में कह रहा है यदि x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो x का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। चलिए x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, देखिए
हम लोग लिखेंगे सीधे यहाँ पे x और माइनस एक्स और गुने हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1 और प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, मतलब सीधे हम लोग 4 लिख सकते हैं क्या। इक्वल में हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 3x अपॉन 5 हो जाएगा, वो भी नहीं तो माइनस में, इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो माइनस एक्स इक्वल आप बताएंगे 5 अपॉन 12 आ जाएगा, है ना। मतलब ये माइनस को उधर भेज दीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कर दीजिए इधर से, तो आप बताओगे कि माइनस में 5/12 आंसर आने चाहिए। माइनस में 5/12 कौन से है, तो ये है ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। कह रहा निम्नलिखित आकृति में ए बी सी एक अंतः त्रिभुज है ना, है जैसे कि दिखाया गया है। डी बिंदु सी पर वृत्त को स्पर्श रेखा है। दिए गए विकल्प में से कौन सा कोण अवश्य रूप से ए सी डी के बराबर है। देखिए यहाँ पे हमें ए सी और डी के बराबर है, ये हमें एंगल के बताना है कि यह किसके बराबर एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है आइए देख लेते हैं हम लोग। ये पैरेलल कोण है तो आप बताएंगे ये और ये दोनों, देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समानांतर है एक दूसरे के। ए बी पैरेलल जो है हमारे पास डी ई है ना, एक दूसरे के समानांतर है। जब ये समानांतर है तो आपको पता होगा कि ये कोण जो होगा दोस्तों, इधर यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं इसके बराबर होगा, लेकिन हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही ना दिया हुआ है कि ए सी डी दिया हुआ है। ए सी डी किसके बराबर होगा, तो आप बता दोगे ये बराबर होगा सी ए बी के बराबर या फिर बी ए सी के बराबर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी ए सी है क्या, तो बी ए सी ही है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4x² माइनस पी एक्स प्लस 1 के मूल समान हो तो p का वैल्यू हमें बताना है। इसका मूल क्या हो, समान हो, तब हमें क्या बताना है, तो p का वैल्यू। चलिए यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं क्या आएगा। देखिए जब मूल समान होता है तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला का यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल 0। तो चलिए बी स्क्वायर क्या है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे है माइनस में p माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, और इक्वल में हम रखोगे, ये माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा। 4 a का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो आप बताओगे p माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल में कितना हो जाएगा, इधर 16 होगा। चलिए इस स्क्वायर को हम लोग उसके पास भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, p माइनस 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 4। ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट में बदल जाएगा ना, यहाँ से हटके तो 4 आ जाएगा। ये माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा ना, तो इसको हम लोग इसके पास भेज देंगे प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा, p का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो आंसर हम क्या बताएंगे, p का वैल्यू हमारे पास दिख रहा है वो है 6 प्लस में, है ना। और एक बात बता दें दोस्तों, जैसे p का वैल्यू हमारे पास 6 में क्या क्या है, तो एक इसमें है और एक इसी में है, मात्र दो ही ऑप्शन है। अब देखिए एक दो भी आएगा आपके पास, वो प्लस होगा या माइनस, तो अब जब प्लस हमारा पहले आ चुका है तो ये कंफर्म है कि ये प्लस तो आने वाला नहीं, मतलब निगेटिव आएगा, तो ये आंसर ए होगा ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि x² प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है तो ए और बी के बीच का संबंध सही है, ये हमें बताना है। तो चलिए ए और बी के बीच का संबंध को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, हम मान लेते हैं ये जो हमारे पास समीकरण है इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। जब अल्फा इक्वल हम लोग लिखते हैं बीटा इंटू 1/3 दिया हुआ, इसके 1/3 गुना हो जाता है, तब हम लोग लिखेंगे बीटा बराबर 3 इंटू अल्फा लिखेंगे, ठीक है। ये इतना लिखेंगे तो हमें पता है क्या, मूल्यों का योगफल अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है तो आप बताओगे ए है, ए बाई ए क्या है तो आप बताओगे एक है, और एक निकालते हैं हम लोग मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी बाई एक होगा ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये बताइएगा ए प्लस 3a इक्वल हो जाएगा माइनस ए, तो इसे सॉल्व करिएगा 4a इक्वल माइनस ए, तो a इक्वल क्या हो जाएंगे, माइनस ए अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये आ गया कि a इक्वल माइनस ए अपॉन 4 आ गया, ठीक। अब देखिए इधर हम लोग जो गुणा वाला निकालते हैं, गुणा वाला, तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 3a इक्वल b है, तो आप बताओगे 3a² इक्वल हो जाएगा b, a² इक्वल हो जाएगा b अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे रखेंगे क्या
कि ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 16, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल हो जाएगा बी अपॉन 3 से यदि हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 3a स्क्वायर इक्वल 16 बी हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल फिर 16 हो जाएगा। देखिए 3a स्क्वायर इक्वल 16 बी कौन है, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे करेक्ट बस एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर ए है आपका। आगे क्वेश्चन दे रहा है 10 7 10 23 10 39 10 60 10 51 10 67 10 83 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 10 जो 7 है हमारे पास 7 रखते हैं, क्योंकि आपको एक एक चेंज करने होते हैं तो सबसे पहले हम लोग 83 वाले को चेंज करेंगे। 83 वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 83 से पहले हम लोग 67 को भी कर सकते हैं, 83 को भी, आप जिसको मर्जी उससे पहले, लेकिन एक एक स्टेप चलने होते हैं आपको, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप को चलते हैं। चलिए इसी पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहीं पे देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे 10 7 रहने देते हैं, 10 23 रहने देते, ठीक है, 10 39 रहने देते, 60 का तो वैल्यू आपको पता है। हाँ, यहाँ से हम लोग इसको कॉट में चेंज कर लेते हैं, 51 67 83 को इसे कॉट में आप बदल लोगे तो ये हो जाएंगे कितने, तो ये 39 कॉट हो जाएगा, ये 23 कॉट हो जाएगा, और 81 को चेंज करिएगा तो ये 7 डिग्री कॉट होगा। अब देखिए ये 7 कटेगा, ये 23 कटेगा, ये 39 ये 39 से कटेगा, मतलब यहाँ 39 है 36 लिया, और बच क्या गया हमारे पास, तो आप बताओगे, सिर्फ और सिर्फ बचा 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू होता क्या है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बताइएगा, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो कमरे में लोगों की संख्या हमें बताना है कितना है। तो चलिए इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का बस यूज करिए, n इंटू एन माइनस वन के पावर होता है 2, बस इस फार्मूला का यूज करिए, आपसे बनेंगे। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 45 है। चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए टोटल व्यक्ति 45, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे n इंटू एन माइनस वन इक्वल 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या कि n की वैल्यू, हम सपोज करिए ऐसे हम लोग मान के चलते हैं कि यदि 10 रखते हैं, ठीक है, और 10 में से 1 घटाएगा तो 9 हो जाएगा, 10 नंबर 90, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10, यानी आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन बेसिस पे निकाले तो करेक्ट आंसर बी बताइएगा। चलिए आगे दे रखा है, यदि 92 और 99 से और 41 और 43 से बदल दिया जाए तो परीक्षणों, ये जो है आपके पास दिख रहे हैं, का माध्यिका हमें बतानी है क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका माध्यिका हमें बदल दिया गया है, ठीक है ना। पहले तो जो लिखा गया है उसे आप देखिएगा, ओके। अब इसे हम लोग आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो आरोही क्रम में लिखे तो सबसे पहले 33 आएगा, फिर 35 आएगा, 43 46 ऐसे आएगा। टोटल पदों को हम लोग पहले काउंट करते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 पद है। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, 11 पद है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 11 और प्लस 1 और बटे 2 इतना हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, मतलब कौन सा टर्म होगा, तो 12 का आधा 6, छठा टर्म आएगा। छठा टर्म में क्या होगा, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप सरियाइएगा तो छठा टर्म आपके पास जो आएंगे वो 58 आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सरियाने के बाद दोस्तों कैसे, तो आपको हम बताए ना, जैसे कि सबसे पहले 33 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 46 आएगा, फिर 55 आएगा, है ना, फिर 58 आएगा। तो आप देख रहे हैं ये छठे क्रम पे आएगा, 1 2 3 4 5 1 छठे, देख रहे हैं, तो ये हमारे पास छठा क्रम पे आया, 58 आया, तो हमारा माध्यिका क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी 58। देखिए आगे त्रिभुज में दिया हुआ है MNO, एक वृत्त को अंकित किया गया है जिसमें MN 12 है, MO 14 है, NO 18 है, जो भुजाओं को PQR पर स्पर्श करता है, तो MP प्लस NQ प्लस RO है ना। आइए यहाँ पे बता के देखते हैं क्या है। पहले तो हम लोग एक त्रिभुज को ड्रॉ कर ले, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर में एक सर्कल भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सभी का नामकरण दिया है, PRQ है, यहाँ पे N, ये है O, ये है M। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, ये कितना, तो 18 दिया हुआ है, ये कितना, तो 14 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, MN, मतलब कि ये निकालना है MN और प्लस NQ और प्लस RO, है ना। ये सभी को ऐड करेंगे, ये हाफ ऑफ हमारे MN आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, MP प्लस हो जाएगा आपके NQ और प्लस हो जाएगा RO, इक्वल लिखिएगा, हाफ ऑफ हो जाएंगे MN
प्लस NO, है ना, और प्लस हो जाएगा MO। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे 1/2, ये हो जाएंगे 12 प्लस 18 प्लस 14। सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 18 30 और 30 10 40 44 हो जाएगा। 44 का आधा 22 आ जाएगा। देखिए 22 है क्या हमारे पास आंसर? यस, ऑप्शन नंबर कौन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। देखिए ये जो सेक्शन आता है विज्ञान का, इसमें क्वेश्चन है जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की संकेत करते हैं वह कौन से तारे कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग सप्तऋषि। आंसर ए बनेंगे सप्तऋषि। भारी जल वह जल होता है, भारी जल कौन सा जल होता है? तो भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप्स ले लेते हैं। आंसर सी बताइएगा। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव बताइएगा। तो आंसर बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके नाभिक में। आंसर सी होगा। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? कितनी हो जाती है? तो लगभग आप बताओगे यहाँ पे 206 हो जाएगी। 20 वर्ष की आयु में लगभग 206 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 300 नहीं होगा, बल्कि कितने हो जाएंगी आपके? 206 हो जाएंगी। उससे पहले दोस्तों 300 रहती है ना। देखिए कह रहा है HIV के द्वारा होने वाला रोग, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है बताइए? तो आंसर बताएंगे एड्स। आंसर डी होगा। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलाए तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो अब बताओ बिजली खर्च बराबर वाट इंटू घंटा। वाट कितना है? 100 और गुने घंटा बट्टे गुने 100 और बट्टे हो जाएगा 1000। काटिए तो अब बताइएगा एक इकाई। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन बी होगा। भूपरपरी भूपपरी में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कौन सा है बताइए? तो आंसर्स बता देंगे, ये है नाइट्रोजन। कितना? 78% आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो आंसर बताएंगे CaSO4 का हाफ ऑफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ ऑफ H2O होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? बताइए सिरके में कौन है उपस्थित? तो आंसर बताएंगे एसिटिक अम्ल जो है सिरके में है। आंसर डी करेक्ट होगा, सिरके में है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना बताइए? आंसर बताएंगे 330 मीटर प्रति सेकेंड है। आंसर सी होगा। सूर्य के प्रकाश को धरती के सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो आंसर्स बताएंगे 8 मिनट 20 सेकेंड भी बोल सकते हैं, 8.56 ये भी बोल सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर्स आपके सी बताइएगा। कह रहा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है उसकी, क्या बढ़ाई जाती है? तो स्थिरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। आंसर्स ये बताएंगे। कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, कब होता है? तो आंसर्स बताएंगे एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी होगा। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्यों नहीं किए जाते हैं? तो आंसर्स बताएंगे क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तो आंसर्स बताएंगे ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। आंसर सी बताएंगे। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या है बताइए? तो शुष्क बर्फ आप बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? बताइए कितना है? तो आंसर्स बताइएगा लगभग कितने हैं दोस्तों नाइट्रोजन का? तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 78%। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो आंसर बताएंगे काला होता है। आंसर सी बताएंगे काला। निम्नलिखित में कौन प्रोपोनोइक अम्ल का सूत्र है? प्रोपोनोइक अम्ल का कौन सूत्र है बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपको जो बी दिख रही है यही प्रोपोनोइक अम्ल है। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो इसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बोलेंगे। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बोलेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे फिर? इसका नाम है दोस्तों, इसे बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन बोलेंगे, है ना। चलिए आगे जो सेक्शन आता है वो हमारा क्या है? सामाजिक अध्ययन। कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? कौन थे? तो आंसर्स बताएंगे, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन बी बताइएगा। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के शुरू का घोतक था। क्यों था? क्योंकि इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि गदर पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। आंसर बी बताइएगा, है ना। लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा कौन दिए थे? तो आंसर बताएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी बताइएगा, महात्मा गांधी। नोआखली नोआखली कला में महोत्सव, नोआखली कला में गांधी जी के सचिव कौन थे? नोआखली कला में गांधी जी के सचिव कौन थे? तो आंसर बताइए, गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी बताइएगा, प्यारेलाल थे। आगे क्वेश्चन है क्या कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? किस संदर्भ में मिली है? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। आंसर से बताएंगे 1942 में वर्धा में जो है कांग्रेस ने इनको अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता में अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार जो प्रांतीय आजाद दोस्त के दास्ते के जो नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था, परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया रामवृक्ष मणिपुरी और बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह आदि नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान इसी आंदोलन के संदर्भ में मिली। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का। तो आंसर क्या बताएंगे? सी राजा गोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया था? तो आंसर बताएंगे, रचनात्मक कार्यक्रम को दिए थे। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को दिए थे। कह रहा है कि 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? उसका कारण था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। कह रहा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? असफल किस कारण रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन सा भाग अप्रभावित रहा था दोस्तों? तो आंसर बताएंगे, दानापुर रहा था, पटना भी रहा था, आरा भी रहा था, मुजफ्फरपुर, बस यही था, एक मुंगेर नहीं रहा था। तो आंसर आइए देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन बी है आपका, केवल 5। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहे थे? तो देखिए सबसे अधिक जो है आपके बिहार में नहीं थे, बंगाल में भी नहीं, गुजरात में। सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत मतलब यूपी में था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आंसर क्या बन जाएंगे हमारे, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन आपको बता दें 1 और 4 दोनों में था दोस्तों। 1 और 4 मतलब कि हमने गलत बताया, बिहार और यूपी में दोनों में था, है ना। ठीक है दोस्तों, दोनों में था, बिहार में भी था और यूपी में भी था। आंसर आपके बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। संयुक्त प्रांत यूपी को बोला जाता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किसमें भाग नहीं लिए थे? तो आंसर बताएंगे, राजकोट सत्याग्रह में। आंसर ये बताएंगे, राजकोट सत्याग्रह। आगे देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे देखिएगा, कह रहा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया और कौन से जेल में डाल दिया गया था? तो आंसर बताइएगा, आगा खां पैलेस में डाल दिया गया। आंसर डी बनेगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? सेंसेक्स 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, 2011 के अनुसार। तो आंसर बताइएगा, 17.59%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। चलिए
आगे बताइए, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? तो आंसर बताइएगा, वो करता है छत्तीसगढ़। आंसर डी बताइएगा दोस्तों। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीला रंग, तो आंसर बताएंगे जल को दिखाया जाता है। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हुआ कब था? 1914 से 18 तक चला था ना दोस्तों। तो बताइए इसका प्रमुख कारण क्या था? तत्कालिक मतलब कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेराजेवा में हत्या। आंसर नंबर सी करेक्ट बनेगा आपका। ये आगे क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए कहाँ पे है? तो आंसर बताएंगे वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में पड़ता है, उसकी राजधानी है बल्कि। आइए आगे जो सेक्शन आता है वो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास कथन दिया हुआ है, दो पढ़ते हम लोग। कथन क्या है? कथन हमारे पास क्या है? सभी घोड़े जो है बैलगाड़ियां है। सभी घोड़े यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, क्या है? बैलगाड़ियां है। बैलगाड़ियां है। कह रहा है क्या कि सभी बैलगाड़ियां बकरियां है। सभी बैलगाड़ियां क्या है? बकरियां है। अब देखिए निष्कर्ष हमारा क्या है? सभी घोड़े बकरियां हैं। सभी घोड़े क्या बकरियां हैं? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, सभी घोड़े बकरियां हो सकते हैं, क्योंकि सभी घोड़े ये हो सकते हैं आपके बैलगाड़ी, या सभी बैलगाड़ी बकरियां हो सकते हैं। बिल्कुल सही। कह रहा है कि सभी बकरियां घोड़े हैं। सभी बकरियां घोड़े, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों, है ना। पहला आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्ली चूहे की पीछा कर रही है। ठीक है, बिल्ली जो है चूहे को पीछा कर रही है। बिल्ली उत्तर दिशा में कितना? 25 मीटर चलती है। उत्तर में 25 मीटर चलती है। फिर जो है दाएं मुड़ जाती है और 100 मीटर जाती है। फिर जो है दक्षिण मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। ठीक है, दक्षिण मुड़ती है, 25 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और 55 मीटर चलती है। ठीक है, 55 मीटर चलती है। तो बताना है कि आरंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो आरंभिक यहाँ से हुआ था ना, यहाँ से, तो ये 100 था, ये 55, मतलब 155 मीटर दूरी। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। आगे कह रहा है यहाँ पे, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है यहाँ खाली स्थानों पे क्या आने वाला है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आने वाला है खाली स्थानों पे। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं कि 16 में हम लोग कुछ गुणा करते हैं। सपोज करिए 5 से गुणा करते हैं तो 80 आ जाएगा। 80 में से कितना घटाएंगे कि 69 आएगा? तो आप बताओगे 11 घटाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हम लोग कितना से गुणा करेंगे? तो 5 से ही गुणा करेंगे। ओके ना। तो आप 5 से गुणा करके देखिए, इसमें पहले इसको सेटिस्फाई कर लीजिए। यदि हो जा रहा है तो बिल्कुल हम लोग वही बनाएंगे 5 से। तो कितने हो जाएंगे? 5 और 5 ने 15। 155 में कितना घटाइए? तो 11 घटाइए। बिल्कुल आ रहा है, मतलब कि 5 से गुणा करके 11 घटाना ही है। तो 5 से इसमें गुणा करिए, 124 में 24 में 5 से गुणा करिएगा, है ना। उसमें से आपको 5 कितना 11 घटा लेना। 5 से गुणा करिए तो 5 20 हो जाएगा, और 5 से 10, 10 और 2 12 हो जाएगा, 120 आ जाएंगे। 120 में से आपको कितने घटा लेने हैं? 11। तो कितने आ जाएंगे आपके पास? तो आपके पास 109 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बताना है कौन इसको फुलफिल करने वाला है। देखिए ये 23 पे आता है, ये 21 पे, 19 पे, ये 17 पे, तो आगे क्या आने वाला है आप खुद बता दोगे। ये 23 है, ठीक है, ये है 21 और ये है 19। देख रहे हैं सभी में दो दो घट रहा है। 17 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो आप बताओ, खुद बताइए। 15, 15 से क्या स्टार्ट होता है? ओ से स्टार्ट होता है। तो बस एक ही है ओ से स्टार्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर डी है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि आगे क्या आने वाला है इस संख्या में? 13 से 14 से 23 से 48 97 178, तो आगे क्या आएगी? अब देखिए यहाँ पे ये कैसे इंक्रीज हुआ है, तो आप बताएंगे क्या कि यहाँ से तो एक ही बढ़ा है। तो एक बढ़ा है तो हम क्या एक का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो आप बताएंगे 9 बढ़ा है, मतलब 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3 का स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ से ये कितना बढ़ा है? तो आप बताएंगे 25, यानी 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट हो रहा है हमारा, एक विषम संख्या का आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे 49 का डिफरेंस है, मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, तो आगे क्या हो जाएगा? 11 का होल स्क्वायर करिएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए 11 का होल स्क्वायर को। 178 में 11 का होल स्क्वायर 121 होता है, मतलब 9 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, और 7 2 9 होगा, और 2 मतलब 299। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर ए दिख रहा है आपका। देखिए आगे कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रेड को ये लिखा गया है ना, वैसे ही वर्क को ये लिखा गया है, गोइंग को ये लिखा गया है, तो हमको वेल का बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे सभी को उल्टा लिखा गया है। कैसे? तो आप देखेंगे ये टी जो होता है 20 पे आता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 20, फिर उसके बाद एक का एक लिखा गया, फिर उसके बाद 5। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जी को 7 से लिखा गया है ना, और इसका भी 7, मतलब एक्चुअल वैल्यू दिया गया बट उल्टा दिया गया है। तो ये एल का वैल्यू होता है 12 दोस्तों। तो 12 12 से कौन स्टार्ट है? एक ही ऑप्शन से स्टार्ट है, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका, है ना। 12 12 से स्टार्ट होने वाला है। आगे देखेंगे, कह रहा है हमारे पास कथन है। कथन क्या है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से 4 छात्रों की मृत्यु हो गई है। तो कार्यवाही क्या है?
कार्यवाही क्या है कि स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद कर देना चाहिए तुरंत, नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या कार्यवाही होना चाहिए? हमारा कार्यवाही होना चाहिए दोस्तों, ना तो एक और ना ही दो, है ना। इसमें उसको सुधार किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। आंसर हमारा डी बनेगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चंस क्या दिया है हमारे पास, दावा और उसके कारण दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं, क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए? तो आइए देख लेते हैं हम लोग, क्या है हमारे पास इसका कारण। यह साक्षरता यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है। दूसरा है, इससे भारत को लाभ मिलेगा। बात तो सही है, इससे भारत को तो लाभ मिलेगा ही, है ना। तो ये जो है मुफ्त कर देनी चाहिए, इससे एक साक्षरता बढ़ाने का ये मुफ्त तरीका नहीं है दोस्तों, इससे भारत को तो लाभ मिलेगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्न और उसके निर्देशन। उम्मीदवार को कम से कम 65% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। बी में कह रहा है क्या, एक एक 2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है। सी में कंडीशन कह रहा है क्या, कि चयन परीक्षा कम से कम 70% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डी में कह रहा है 50,000 की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे, जो प्रशिक्षण पूरा होने का वापस किया जाना चाहिए। हालांकि उपयुक्त सभी मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है, उपयुक्त एक को छोड़कर संतुष्ट है, लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त हुए हैं, जो तो मामला कंपनी के जो है वीपी को भेजा जाएगा। दूसरा कह रहा है कि ऊपर डी पर, लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है, मामला कंपनी के जीएम को भेजा जाएगा। प्रश्न है कि सुनील दास ने चयन परीक्षा में 74% अंक प्राप्त किया, लेकिन उसे बीटेक में 58% अंक प्राप्त किए हैं। तो उसकी उम्र 24 साल है और कंपनी में जो है 50,000 रुपये जमा तैयार है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बताइएगा। तो आंसर हमारा बनेगा क्या इसमें, कि उस यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, क्यों, क्योंकि उसने 58% बीटेक में लाया है, इस कारण। तो आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन से हम लोग के नीचे दिए गए विकल्पों को, विषम तत्वों को आपको ज्ञात करना है कि कौन है इसमें। देखिए और बताइए कि सबसे अलग इसमें कौन है दोस्तों। अलग इसमें कौन सा दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, बट ये आपका क्या है, तो ये जो है दोस्तों, ये दूसरे क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो इस कारण ये आपका ऑप्शन सभी से अलग है, तीनों से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आशा दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।